साथ बदलते भारत की शान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज महिलाएं निर्भर नहीं हैं, बल्कि वो हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। आज के समय में महिलाओं और पुरुष को एक समान माना जाता है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और आगे बढ़ रही है और सफलता की बुलंदियों को छू रही हैं। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है सीमा द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। बहुत बहुत स्वागत आपका। शाइना जी। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। सीमा द्विवेदी का जन्म 11 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के भोइला गांव में स्वर्गीय माता सेवक उपाध्याय और सामर्थी देवी के घर हुआ। सीमा द्विवेदी की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए की पढ़ाई टीडी कॉलेज जौनपुर उत्तर प्रदेश से की। सीमा द्विवेदी ने 30 मई 1991 को डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी से शादी की, जो बीएचयू में प्रोफेसर हैं। जिला पंचायत की सदस्य बनकर सीमा द्विवेदी ने 1995 में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद सन 1996 और सन 2002 में गढ़वारा विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। वर्ष 2009 में वो जौनपुर सदर लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार रहीं। साल 2012 में नए परिसीमन में गढ़वारा विधानसभा सीट समाप्त होने के बाद वो नवसृजित मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुनी गईं। साल 2020 में सीमा द्विवेदी राज्यसभा के लिए चुनी गईं और संसद पहुंची। सीमा द्विवेदी का सफर काफी दिलचस्प रहा, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। नमस्कार सीमा जी, आप उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं, 3 बार इलेक्शन वहां लड़ चुके हैं, विधायक थे और फिर अचानक से अभी राज्यसभा में सांसद। कैसा रहा ये सफर और क्या है विशेषता और अंतर दोनों जिम्मेदारी में? देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है जी। मैं 1995 में राजनीति में आई और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कानून आया था, उसके तहत महिलाओं को चुनाव लड़ना था। तो 91 में मेरी शादी हुई, 95 में चुनाव आया तो मेरे पति काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमडी कर रहे थे और हम छुट्टियों में गांव आए हुए थे। तो ये हुआ कि भाई चुनाव लड़े कौन, तो मुझे तो कोई नहीं जानता था, मैं तो घर की बहू थी जी। मेरे पापा 25 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जिला अध्यक्ष थे। तो उन लोग बोले कि भाई ये तो उनकी बेटी है, तो हो सकता है ये भी चुनाव लड़ सके। तो मेरे पति आ रहे थे गांव के लिए, तो एक हमारे जनसंघ के बड़े कार्यकर्ता थे पंडित सीताराम तिवारी जी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम सोचते हैं कि सीमा द्विवेदी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि कोई महिला मिल नहीं रही है। तो मेरे पति ने कहा बिल्कुल लड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पापा से बहुत डरते थे और हम तो बिल्कुल डर के दुबक गए। हमने कहा बहुत भयंकर डांट पड़ेगी कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि क्या पता उनको मैं लड़ रही हूँ। तो जब उनको पता लगा वो भी आए,
मैं जाकर के उनका पैर वैर छुई, बड़े प्यार से बोले अच्छा तू भी राजनीति करेगी, कोई बात नहीं बेटा, लड़ रही तो जीतना हारना नहीं, लड़ना जरूर। और जिला पंचायत का चुनाव में जीत गई। और उसके बाद आप पीछे नहीं देखे? उसके बाद अवसर ही नहीं आया। मेरा कार्यकाल तो 3-4 महीना ये कार्यकाल बीता था, तभी विधानसभाओं के चुनाव आ गए। तो हमारे यहाँ एक संगठन मंत्री जी हृदयनाथ सिंह जी हैं बेचारे, वो उन्होंने मेरा नाम लिया कि सीमा द्विवेदी को चुनाव लड़ाया जाए। और उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि चुनाव होता क्या है। फिर इन प्रकार खबर आती है कि मुझे नॉमिनेशन करना है। फिर मैं जाती हूँ घूंघट निकाल के, अपनी होम जो मार्केट है वहाँ तक गई। मैंने कहा मैं कहाँ जा रही हूँ, तो लोगों ने कहा कि नहीं मेरा नाम है। मैंने कहा कहाँ मेरा नाम है? उन लोगों ने मेरे पेपर दिखाया कि देखो सीमा द्विवेदी लिखा हुआ है। फिर मैं नॉमिनेशन करने गई, नॉमिनेशन करी और फिर मैंने घर घर प्रचार किया। पहली बार कोई महिला गांव में निकली थी, तो उसका एक बहुत रिस्पांस मिला इसका। तो हम फिर विधानसभा का भी चुनाव जीत गए। महिलाओं के लिए राजनीति में फैमिली सपोर्ट बिना नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। किसी का साथ, किसी का समर्थन, और जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ये सेम कहानी है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। तो मुझे मैन का बहुत सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया कि वो मेरे बच्चे को माँ जैसा पाले पोसे, उसको टिफिन भी बनाए। क्या लोगों ने ताना दिया कि ये क्या कर रहे हैं आप, आपके बच्चे को नहीं संभाल रहे हैं? नहीं, समाज की एक दृष्टिकोण भी होती है कि महिला को घर रहना चाहिए। नहीं, समाज में तो मुझे किसी ने इसलिए नहीं कहा कि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं था कि मैं विधायक हूँ। विधायक के बाद भी मैं घरेलू महिला जैसी रहती थी। घर के अंदर आई तो रोटी बनाना, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, सबको खाना देना, सबका। जब मैं आप बाहर बैठ गई तो मैं विधायक बन गई, अंदर आ गई तो घर की बहू बन गई। तो मैंने डबल रोल किया। मतलब ऐसी कभी कभी एक बार मेरा चुनाव था 2002 वाला, माननीय राजनाथ जी की सभा थी मेरे यहाँ, और मेरे बच्चे का 14 फरवरी को उसका जन्मदिन था। तो ये हुआ कि हम जा रहे हैं प्रचार करके और 9 बजे आके केक वेक काट के फिर चले जाएंगे। माननीय राजनाथ जी की सभा लेट हो गई, कहीं क्षेत्र में कुछ बवाल हो गया तो मैं घर नहीं आ पाई और मेरा बेटा केक नहीं काटा, रोते रोते सो गया, मम्मी नहीं आई। ये बातें मैं अभी भी, आज मेरे आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरा इंतजार किया और मैं माँ होके भी नहीं आ पाई। तो फिर मैं उस बार का मैं चुनाव हार गई। लेकिन जब उसका अगला बर्थडे आया तो मैंने बहुत जोर शोर से मनाया, बेटा जो पिछली बार गलती हुई थी अब वो गलती जीवन में नहीं हो। लेकिन जब आप तुलना करते हैं, एक महिला के लिए कितना कठिन होता है, क्योंकि आप एक तरफ से बलिदान करते हैं, संघर्ष करते हैं, और दूसरे तरफ जो सम्मान आप चाहते हैं आपके परिवार से, एक अफसोस भी होता है। तो ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? बैलेंस देखिए, जब आपके घर में आपको सपोर्ट करने वाले हों, बेसिकली आपके सास ससुर, आपके पति, आपका मायका, जहाँ पे हम हमेशा रहते हैं, अगर उनका सपोर्ट है तो दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो महिला ग्रामीण क्षेत्र में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक नजरिया रहता है कि महिलाओं को देखो तो ऐसे देखो। आपके बहुत सारे नेतागण हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, महिलाओं को लेके कहा है कि अरे बलात्कार तो होते रहता है, या फिर किसी ने कहा कि लिपस्टिक पहनना सही नहीं, किसी ने कहा ये पोशाक सही नहीं, किसी ने कहा कि महिला क्यों बाहर जाती है, किसी ने एक असंवेदनशील बयान दिया। तो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, आप एक महिला नेत्री होने के नाते आप कैसे इसको फाइट बैक करते हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते मेरा अपना जो मंतव्य है, जो मेरी अपनी सोच है कि टिप्पणी कोई क्या करता है ये मेरे लिए कोई, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि मैं कैसी हूँ, मेरा पहनावा कैसा है, मेरा रहना कैसा है, मेरी भाषा कैसी है, मैं कैसी हूँ। नहीं, लेकिन आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं। मैं ये प्रतिक्रिया आपको इस दिशा में दे रही हूँ कि जो लड़की आज 21वीं सदी में उभर के आना चाहती है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अनकन्वेंशनल, सिर्फ शादी ब्याह करना एक लक्ष्य नहीं होता है बहुत सारे महत्वाकांक्षी महिलाओं के लिए। ये देखिए, बातें बहुत लगभग पीछे छूट गई हैं। अब इक्का दुक्का अभी भी टोके टप्पड़ी करते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे समाज के लोग हैं जो बिल्कुल रूड माइंड के हैं, बिल्कुल बहुत पीछे विचारधारा के। अभी उनकी टिप्पणी आती है। मैं बताऊं आपको, मैं जब कक्षा 9 में पढ़ती थी तो मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। मतलब ये बात है, मैं मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैं साइकिल चलाती थी, तो मेरे गाँव की एक बुआ थी, वो बहुत
लड़ती थी कि अरे अपने पापा से कह दे कि जब तेरी शादी होगी तो तुम्हें 2 साइकिल देंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पति के लिए। ऐसी बातें हम लोग सुनते थे। और लेकिन अब आज गांव भी बदल गया है। अब जब से हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में इतना सारा कुछ हो गया है, तो अब ये सारी बातों में बहुत कमी आई है। हाँ, अभी भी हैं, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन बहुत कमी आई है। जब आप जौनपुर में विधायक थी तो कैसा रहा ये पूरा सफर, और क्या काम आपने किया जो आपको लगता है कि जौनपुर की जनता हमेशा सीमा द्विवेदी को याद रखेगी? देखिए, मैंने सबसे बड़ा काम ये किया कि लोगों का हमने विश्वास जीता। और अगर आप किसी का विश्वास जीतती हैं तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। मैंने खूब त्याग किया, हर दुख में खड़े रहे, हर सुख में खड़े रहे। रात को 2 बजे भी कोई खबर आए तो मैं महिला हूँ ये दिमाग में बात नहीं। गाड़ी नहीं थी तो बाइक पे भी बैठ के चली गई थाने पे, बाइक पे बैठ के चली गई तहसील पे। लड़ना पड़ा तो कलेक्टर से लड़ी, लड़ना पड़ा तो एसपी से लड़ी। लड़ने का मतलब उन मुद्दों पे जहाँ पर जरूरी है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं विधायक हूँ, आप कलेक्टर हो तो मैं आपको तंग करूंगी, ऐसा नहीं। कौन से ऐसे योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार में आप इम्प्लीमेंट करने में आप सफल रहे? सबसे बड़ी योजना थी गांव में बिजली, पानी और सड़क। ये 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी, क्योंकि जब हम विधायक बन के आए थे तो मेरे गांव में ही लाइट नहीं थी, मेरे घर कोई रोड नहीं थी। सड़क, पानी, बिजली, पुल, पुलिया, नाले, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। और बच्चियों की पढ़ाई, तो हमने बहुत प्रयास किया। मैंने बहुत गांव में बिजली लगवाई, क्योंकि जब मैं शादी होके आई, मई में मेरी शादी थी तो लाइट नहीं थी मेरे घर पे। मैंने कितना कष्ट झेला था। तो जब भी मैं क्षेत्र में जाती थी, कोई ये कह दे कि मेरे गांव में लाइट नहीं है, तो मैं सारा का सारा फंड अपना, आप यकीन मानिए, जो हमको विधायक निधि मिलती थी 75% पैसा मैंने बिजली को देने का काम किया, क्योंकि मैं उसको झेल के आई थी। तो इस सब चीज़ों की सबकी आवश्यकता होती है। इसको लेकर के लोग बहुत खुश हुए। इसका ये परिणाम है। मैंने हैंडपाइप मैंने बहुत लगवाए। हमारा जो एरिया था सई नदी की एरिया को बिल्कुल हमारी एरिया कवर करती थी। तो जो सई नदी किनारे वाले गांव थे उसको मैंने चिन्हित किया, और मैंने खुद जा करके एक सूची बनाई कि 5 के बीच में एक इंडिया मार्का लग जाए। मैंने कई 100 इंडिया मार्का हैंडपाइप लगवाए। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का एक सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सीमा द्विवेदी जी से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीमा जी, जब आप आए राज्यसभा में, बहुत ही एक अलग वातावरण है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। कोई सवाल उठाओ तो उसके लिए रिसर्च, सोच समझ के बोलना पड़ता है। पूरे देश की दुनिया देख रही है। कैसा आपने आपका प्रेपरेशन किया? देखिए, चूँकि मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ अपनी पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जिसने मुझे एक ही सीट पे, एक नहीं 5 बार सिंबल दिया भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए। मैं समझती हूँ प्रदेश में ऐसी कोई सीट होगी जहाँ पे कोई प्रत्याशी चुनाव हारा हो फिर भी उसको वहीं पे टिकट मिले, शायद मैं अकेली महिला होंगी। तो पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, पार्टी ने मुझे इतना ऊंचाई दी, और पार्टी ने मुझे एक हारी हुई महिला को उठा करके मुझे सीधे राज्यसभा में भेज दिया। मुझे कल्पना नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। एकाएक मेरे पास खबर आती है पार्टी द्वारा कि भाई आपको नामांकन करना है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं राज्यसभा में जा रही हूँ। और जब मैं राज्यसभा में आई, यहाँ पे देखी, तो मुझे लगा यहाँ की दुनिया तो बहुत अजब की है, बड़ी दुनिया है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। यहाँ पे सीखने को बहुत मिलता था। लेकिन सवाल उठाना, बोलना, चूँकि मैं 3 बार विधायक थी, वहाँ मैंने खूब सवाल जवाब किए थे, तो वो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट में आके उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखना,
अपने क्षेत्र को ध्यान में रखना, अपने पार्टी के आदेश को ध्यान में रखना और अपना इम्पोर्टेंस बना के रखना, साथ ही साथ अपने परिवार की चिंता करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सीमा जी, आपके जौनपुर के लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जिसको आपने 3 बार विधायक बनाया, जिसको आपने जिला पंचायत का मेंबर बनाया, जिसको आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, आपकी बदौलत, पार्टी की बदौलत आज मैं पार्लियामेंट में हूँ और आज मैं दूरदर्शन पे बैठ के अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बहुत खुश होंगे, आपकी खुशी को मैं समझ सकती हूँ। सीमा जी, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और खासतौर से लड़की शिक्षित हो, लेकिन दूसरे तरफ क्या आपको नहीं लगता है कि बेटे को पढ़ाओ, बेटे को समझाओ, ये एक मानसिकता का कैंपेन भी आवश्यकता है आज? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बेटी बेटे में अब तो कोई फर्क ही नहीं है, नियम में न कानून में। आप भी बेटी हो, मैं भी बेटी ग्रामीण क्षेत्र में भी? हाँ, बिल्कुल है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। इसलिए है कि अब फर्क समझ में आ गया है कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता। जो फर्क था वो दकिया सोनी विचारधाराओं को लेकर के था, उनमें भी अब काफ़ी संशोधन आया है। और मैं तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, मैं तो बहुत ग्रामीण में मेरा रहना उठना बैठना है। अब ये बातें नहीं है। हमने बहुत से ग्रामीण महिलाओं को देखा कि 2 बेटियां हो गई तो मुझे ऑपरेशन कराना है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी तो 2 बेटियां हैं। और अब कहीं मुझे ऐसा लगता नहीं है। और सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की उनका ऐतिहासिक भाषण लाल किले पे, उनका जो ऐतिहासिक भाषण, उनका और उनकी भाषण तो कोई भी दे ले तो भाषण होता है, लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनकी अंदर की सोच है, वो बेटियों को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए, हमारी आज की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इतने बड़े कोरोना काल में, इतना देश के ऊपर इतना भयंकर वित्तीय संकट था, उसके बावजूद भी इतना बढ़िया उन्होंने बिल प्रस्तुत किया। तो निर्मला सीतारमण को कैसे हम कह सकते हैं कि बेटियों की कुछ नहीं कर सकती? आज सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है, कितनी बढ़िया लीडर थी। कोरोना को लेके क्या आपको लगता है कि लोगों में जो अवेयरनेस की आवश्यकता है जौनपुर में वो था? उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि लोगों ने संभाला या फिर बहुत काम करने की आवश्यकता है? देखिए, कोरोना काल ने बड़े बड़े को हिला दिया, पूरा देश हिल गया। और जनपद जौनपुर भी उसी प्रदेश में आता है, उसी देश में आता है। निश्चित रूप से सब प्रभावित हुए। लेकिन जब मोदी जी ने इतना ज़्यादा प्रचार किया, इतना प्रसार किया, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी ने कोरोना काल में जिस तरह से खड़े होकर के ग्रामीणों में सबके लोगों को मदद दिलाई, तो उसको लेकर के लोग खुद भी सहमित हुए, खुद मास्क पहनने लग गए, खुद सैनिटाइज करने लगे और वो खुद दूरी बना के रखने लगे। यहाँ तक कि कोई पड़ोसी मर भी गया, कोई घटना भी घट गई तो लोगों ने पालन किया, नहीं गए उसके घर पे, ऐसा भी हुआ है। तो लोग खुद से भी अपनी होशियारी दिखाए हैं। जो सीमा जी राजनीति में नहीं थी और आज संसद में नहीं बैठी थी, तो वो कहाँ होती आज? मैं एक बहुत अच्छी गृहिणी होती और मैं टीचर होती। अच्छा। मुझे टीचर बनने का बहुत शौक। और आपके हॉबीज क्या है सीमा जी? मेरी हॉबीज है समाज सेवा करना, किचन का काम करना, सबके साथ बैठ के बात करना और सबको खुश रखना। ये मेरी कितनी बड़ी बात है, सबको खुश रखना। ये एक संदेश है जो पूरा दुनिया को खुश रखता है। आपका जो फिलॉसफी या एक अनुभव जो आपकी निजी जिंदगी में जो जनता को पता नहीं और जिससे आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर था या एक टर्निंग पॉइंट आपके करियर में? राज्यसभा का? जी हाँ, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है ये, मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर तक ही अपने को सीमित रखती थी और एकाएक मैं जिले से निकल करके प्रदेश से भी आगे केंद्र में आ गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई। लेकिन मैंने बचपन से चुनौतियों को स्वीकार किया है और ये जो मुझे राज्यसभा का पद मिला है, ये बहुत चुनौतियों वाला पद है। हम कौन सा ऐसा भाषण जो आप याद करेंगे? अपना कि किसका? आपका। मेरे भाषण तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जिस भाषण में लोग खुशी दिखे, लोगों की तालियां बजे, तो मुझे लगता है वो भाषण मेरा बहुत अच्छा हुआ है। और मेरे सारे भाषण मेरे अच्छे होते हैं। आप मानते हैं कि ये पूरा सफर भाग्य का खेल है या मेहनत का? दोनों का, भाग्य और मेहनत दोनों का। बिना मेहनत के भाग्य नहीं आती
और भाग्य ना हो तो मेहनत भी बहुत काम नहीं करती। दोनों का बराबरी का संबंध है। एक तरफ हम चाहते हैं कि देश के और ग्रामीण क्षेत्र के महिला शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत के निमित्त वो काम करें, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेहत को लेके महिला इतनी सीरियस नहीं है। क्यों? देखिए, उसके पीछे रीज़न था कि हम अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से यही देखते चले आए थे, किचन में खाना बन गया तो कोई अच्छी चीज़ बन गई तो पुरुषों को खिला दो, मुझे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, त्याग। घर में रोटी कम हो गई कोई बात नहीं, हम चावल ही खा लेंगे। अगर वही एक पुरुष को कम हो जाता था तो रात को 12 बजे उठ के रोटी बनाते थे। बलिदान। अगर मुझे कम हो गया तो कोई बात नहीं, हम दाल चावल ही खा के सो जाएंगे। तो ये महिलाएं जो बचपन से देखती चली आई हैं, अब जैसे हम ज़्यादा जानते हैं, हो सकता है मेरी बेटी होती तो थोड़ा कम जानती, मेरी बेटी की बेटी होती तो और कम जानती। तो ये जो हमारी एक परंपरा चली आई है, ये उसी का परिणाम है। अंत में मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि जब आप एक तरफ देखते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या, दहेज को लेके आज भी एक परंपरा है, दूसरे तरफ बलात्कार को लेके इतने सारे गंभीर सवाल जो उठते हैं महिलाओं को लेके, आप आज एक संसद के रूप में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या काम आप करेंगे जो अन्य महिलाओं से अलग होगा? देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा काम यही होगा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार करती है, समाज करती है, लोग करते हैं, ये अलग बिंदु है। लेकिन एक महिला होने के नाते अपनी सुरक्षा हमको खुद से भी ज़्यादा करनी चाहिए। हम कोशिश करें कि रात को कम बाहर निकलें, हम कोशिश करें कि समाज में तभी बाहर जाएं जब हमारी बहुत आवश्यकता हो, और हम अपने बच्चे को शिक्षा दें। जो बलात्कार होता है कोई बाहर का आदमी थोड़ी करने आता, हमारे आपके बेटे तो बलात्कार करते हैं। हम अपने बच्चे को बताएं कि बच्चा वो भी तुम्हारी बहन है, उसके साथ तुम किसी भी लड़की के साथ तुम अगर ऐसा करोगे तो रेप का मामला होगा, तो दुनिया कहेगी कि लड़की के साथ रेप हो गया। रेप किया किसने? हमारे आपके बच्चे ने तो रेप किया। तो सबसे पहले अपने बच्चे को हम संस्कारवान बनाएं, उसके अंदर ये भावना लाएं कि सारी लड़कियां आपकी बहन हैं, उनकी इज्जत करो। ये मेरा संदेश है। और दो भ्रूण हत्या की बात है, अब सरकार ने कानून बना दिया। पहले बेटी बेटे को लेकर के लोग जा कर के अपना टेस्ट कराते थे, अब सरकार ने रोक लगा दिया, वो सब तो होता नहीं। जैसा अभी मेरे पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ, एमटीपी बिल। ये बिल क्या है कि जैसे पहले क्या था कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, कभी कभी तो ऐसे प्रेग्नेंट हो गई नहीं चाहती थी तभी दूसरा बच्चा आ गया, कभी कभी ऐसा होता था उसके साथ रेप हो गया, कभी कभी ऐसा होता था कि वो बीमार थी प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसी स्थिति में चलो यहाँ तक तो ठीक है। बाद में जब उसको पता लगा कि जो उसके पेट में भ्रूण आया है वह भ्रूण अविकसित है, वह तमाम विकृतियाँ उसके साथ हैं, पैदा होगा तो गूंगा होगा, बहरा होगा, विकलांग होगा, ट्यूमर है। अगर ये पता लग गया कि पेट में जो बच्चा है उसको ये बीमारी है, तो उसको तो हमको एवार्शन करना ही जरूरी है। जात पात धर्म की राजनीति कैसे खत्म करेंगे? जात पात राजनीति की, जात पात धर्म की जो राजनीति है, यह भी एक ऐसा विष है, यह भी एक इतना बड़ा कलंक है। इस कलंक के नाते ही हम थोड़े से पीछे हैं। लेकिन अभी आप फिर से आंकड़े उठा करके देखेंगी, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारी दादी हुआ करती थी, जो हमारे घर में काम करते थे, मजदूरी का, खेती वाला काम करते थे। जब वो काम करके घर से आते थे तो जब हम लोग उनको पानी पिलाते थे, मैंने खुद किया है ये, तो दादी मेरी बर्तन नहीं देती थी उनको पानी पीने के लिए, वो कहती थी उनको चूल्हे से पानी पिला दो, चाहे तो हैंड पाइप पे जाके चला दो, वहाँ से पानी पी लें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मेरे घर पे आओ, चाहे मजदूर घर पे आए, कोई भी कास्ट का है, हम सबको एक साथ बर्तन में चाय पिलाते हैं। तो अंतर आया कि नहीं आया? जातिवाद की अगर हम बात करते हैं, जातिवाद के बारे में भी अभी बहुत सारी विकृतियां अभी भी हैं, जिसी का परिणाम है कि हम अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाते। लेकिन उसके अंदर भी बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। जी, अंत में सीमा जी, भोजपुरी में जो आपका संदेश है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को लेकिन देश की जनता को। देखिए, भोजपुरी हमारे पूरब की बहुत अच्छी भाषा है जी, बड़ी मिठास है। हम तो कहीं भी होते, हम तो देश में भी गए, विदेश में भी गए। अभी आपके सामने मेरे घर से फोन आएगा तो हम यही पूछेंगे का हाल बा, कैसे है। हमको तो भोजपुरी हमारी भाषा हमको बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी को कि बड़ी मिठास है, बड़ी प्यारी भाषा है। इसमें हमारी
जगह जगह की संस्कृति भोजपुरी भाषा में बोलिएगा। ओके, आप आपने कहा भोजपुरी भाषा में बोलने का, तो हम तो बहुत आभारी है आपका कि आप हमें कहीं भोजपुरी भाषा बोले के। तो हम तो जहाँ से 3 बार विधायक बने वहाँ सब भोजपुरी बोलत थे। हम सब घर में भी भोजपुरी बोली थे, बच्चन भी सब भोजपुरी बोलत थे। और भोजपुरी के एक एक शब्द में इतना बड़ा जादू बा। अभी हम आपसे कहा कि खाना खाओ, पानी पियो। एक सुंदर भाषा है, एक सुंदर भाषा है और बहुत मनोहारी भाषा है, दिल को स्पर्श करने वाली भाषा है। और वो युवा नेत्री जो इस कार्यक्रम को देख रही है, आप भोजपुरी में उनको एक संदेश दीजिएगा। आपको मेरा ये संदेश है कि भोजपुरी हमारी खुद की मांग है कि हम जैसे हमारी फिल्में बनती हैं तो मेरा मन कहता है कि भोजपुरी का भी अपना अलग से एक बन जाए, कानून बन जाए कि हम इसको भी एक अलग की भाषा दे दें। और भोजपुरी में मेरा यही संदेश है कि भोजपुरी को आप आगे बढ़ाइए। आप देखिए कहीं मैथिली भाषा बोली जाती है, कहीं भोजपुरी की भाषा बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है। तो हर भाषाओं की अलग अलग बातें होती हैं। अगर हम अवधी की बात करते हैं तो राम जी के बारे में सुनते हैं, मथुरा की बात करते हैं कृष्ण भगवान के बारे में सुनते हैं। और देखिए जब तुलसीदास जी ने, सूरदास ने जो रामचरितमानस को या अपने काव्य खंडों को जो लिखा है उसमें कितना बढ़िया कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है। किलकत कान घुटुरुवन आवत, कृष्ण भगवान के बचपना को कितना बढ़िया उन्होंने उद्धरण किया है। किलकत कान घुटुरुवन आवत, यानी कि कृष्ण भगवान किलकारी भरते हुए घुटने के बल पे चले आ रहे हैं। और जब कृष्ण भगवान जी अपनी माता से कहते थे कि अम्मा हमको चंद्रमा चाहिए मुझे, तो कितना अच्छा कहती थी, मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए, जई हो लोट धरन पे अबही गोद न तेरी आई हूँ। कितना अच्छा बोले, माँ मुझे अगर चंद्रमा नहीं ला के दोगी तो मैं ज़मीन पे लेटूंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँ। कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम खड़ी में बोल रहे हैं तो कैसा लगा, और मैंने वैसे बोला तो कितना अच्छा लगा। इसको आप बहुत आगे बढ़ाइए। सांसद होने के नाते इस भोजपुरी को आगे बढ़ाने में जो भी मेरी उपयोगिता होगी मैं ज़रूर आपका समर्थन दूंगी। तो ये थी सांसद सीमा द्विवेदी जी, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।